चलिए आज जरा 1793 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। ये वो कानून था जिसने ब्रिटिश भारत में पावर का पूरा गेम ही बदल दिया था। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक ब्लूप्रिंट था, एक कंपनी को एक साम्राज्य के सबसे ताकतवर औजार में बदलने का। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, असल में ब्रिटिश इंडिया को चला कौन रहा था? क्या वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो बस अपना फायदा देख रही थी, या फिर वो ब्रिटिश साम्राज्य था जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था? और यही वो सवाल है जिसके बिल्कुल सेंटर में ये एक्ट आता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने का टाइम आ गया है। लेकिन रुकिए, इस बार शर्तें बिल्कुल बदलने वाली थीं। ये कोई मामूली रिन्यूअल नहीं था। अब पहली नज़र में तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लगती है ना, कि चलो भारत में राज करने और व्यापार पर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए 20 साल और मिल गए। मगर जैसा कहते हैं ना, हर चीज़ की एक कीमत होती है, और इस एक्सटेंशन की कीमत बहुत बड़ी थी। और कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। यह एक्ट सिर्फ एक रिन्यूअल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक साफ साफ पैगाम था कि अब असली बॉस कौन है। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि कंपनी को शीशा दिखा दिया गया। उन्हें यह एहसास कराया गया कि वो कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वो तो बस ब्रिटिश क्राउन के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, मालिक के तौर पर नहीं। और ये बात एक्ट के शब्दों में ही बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है, न कि अपने अधिकार में। इसका मतलब बिल्कुल सीधा था। भारत में जो भी जमीन जीती जाएगी या जो भी पावर हासिल होगी, वो कंपनी की नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन की होगी। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। तो क्राउन ने अपनी सुप्रीम पावर तो दिखा दी, लेकिन अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था भारत के अंदर कंट्रोल को सेंट्रलाइज करना। और ये सारी ताकत एक इंसान के हाथों में दी गई। और इस कंट्रोल को जमीन पर उतारने के लिए गवर्नर जनरल के रोल को, कह सकते हैं, सुपरचार्ज कर दिया गया। उसे वो अधिकार दिए गए जो पहले कभी किसी के पास नहीं थे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। 1793 से पहले गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेने के लिए अपनी काउंसिल की मेजॉरिटी पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उसे अपनी काउंसिल के फैसलों को वीटो करने यानी खारिज करने का अधिकार मिल गया। अब वो सिर्फ टीम का कैप्टन नहीं, बल्कि असली बॉस था। और ये पावर सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रुकी। गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के ऊपर भी पूरा कंट्रोल दे दिया गया। मकसद साफ था, एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाना, ताकि पूरे ब्रिटिश भारत को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि कंट्रोल का असली खेल तो अक्सर वहीं होता है ना? चलिए देखते हैं कि कैसे क्राउन ने कंपनी के खजाने पर अपनी पकड़ मजबूत की। अब कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के बिल्स भी चुकाने थे। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्हें उन लोगों की तनख्वाह देनी पड़ रही थी जो उन पर नजर रख रहे थे। तो देखिए, कंपनी पर दोहरा बोझ था। एक तरफ उन्हें कंट्रोल बोर्ड की सैलरी देनी थी, मतलब अपनी ही निगरानी का खर्चा उठाना था, और दूसरी तरफ अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए उनके डिविडेंड को भी 10% तक बढ़ाने की इजाजत मिल गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन सबके ऊपर कंपनी को भारत के रेवेन्यू से हर साल 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को चुकाने थे। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये भारत से ब्रिटेन की तरफ पैसे के सीधे बहाव को साफ साफ दिखाता है। तो हमने सत्ता देख ली, पैसा देख लिया, लेकिन इस एक्ट ने भारत में काम करने का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तरीका ही बदल डाला, और इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। अब बड़े बड़े अधिकारी बिना परमिशन के भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर गए तो उसे इस्तीफा माना जाता था। इससे भी जरूरी यह था कि रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स वसूलने के काम को जुडिशरी यानी न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। मतलब जो टैक्स ले रहा है वो आपका जज नहीं हो सकता था। और इसी के साथ माल अदालतें भी खत्म हो गई। अब इस एक्ट में एक और क्लॉज था जो उस वक्त शायद बहुत बड़ा न लगा हो। कंपनी को यह अधिकार मिला कि वो प्राइवेट लोगों और अपने कर्मचारियों को प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड के लिए लाइसेंस दे सकती है। और जानते हैं इस छोटे से लगने वाले नियम का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा नतीजा जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसी लाइसेंसिंग सिस्टम ने चीन में अफीम के व्यापार का वो दरवाजा खोला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो 1793 का चार्टर एक्ट सिर्फ एक चार्टर का रिन्यूअल नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत में असली पावर किसके हाथ में है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया
और अनजाने में ही सही, लेकिन उन ग्लोबल घटनाओं की नींव रखी जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक्ट हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें कॉरपोरेट पावर और स्टेट पावर के बीच की धुंधली लकीरों के बारे में क्या बताता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।